अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ऊप लेक्चर सीरीज़ का आज का हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। आज हम उनको बोर्ड पर जो है ना कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और आज आप लोगों ने जो काम करना होगा वो ये होगा कि आज आप ये समझिए कंपाइलर भी आप हैं, इंटरप्रेटर भी आप हैं और कोडर भी आप हैं। तो आपने अपने माइंड्स को थोड़ा सा शार्प रखना है, एक्टिव रखना है इस लेक्चर को सुनने के लिए और कोशिश करनी है कि जिस तरह से मैं साथ के साथ स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँगा, साथ के साथ स्टेप को समझने की कोशिश करनी है और उनको अपने माइंड में एग्जीक्यूट करके देखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी पॉइंट पर अगर मिस हो जाते हैं तो देन आपको प्रॉपरली जो है ना वो लेक्चर की समझ नहीं आएगी। सो आप लोग कोशिश कीजिए कि माइंड आप लोगों का जब फ्रेश हो उस वक्त इस लेक्चर को सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। आप लोग इनसे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है स्विच केस, और नंबर 3 होता है लूप्स। ये 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इनमें फर्दर डिस्कस करें तो इफ एल्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं एल्स इफ में, जिसको अक्सर लोग जो है ना इफ एल्स इफ भी बोलते हैं। तो आप इफ एल्स इफ बोल लें या ठीक है एल्स इफ बोल लें, एक ही बात है। लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसका एक ही बात, इस एक ही मतलब होता है। दूसरा क्या होता है, इफ एल्स, एल्स इफ, और देन हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड इफ। हम इनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 देखेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और हम उनको थ्रू देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद स्विच केस सिंपली एक ही होता है, ठीक है। और लूप्स जो है ना वो 3 किस्म की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप, देन हमारे पास होती है डू वाइल, और देन हमारे पास होती है फॉर लूप। इसके अलावा एक और लूप भी होती है जिसको हम फॉर ईच लूप कहते होते हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट लेवल पर, ये वाली जो लूप है ये स्टूडेंट लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन डेवलपमेंट लेवल पर हम इस लूप को इस्तेमाल करते होते हैं। ये थोड़ी सी बाकी लूप्स की निस्बत जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन वर्किंग में ये इन तीनों से जो है ना वो अक्सर जो है ना ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रही होती है। देखने थोड़ी सी ये फॉर लूप की तरह की होती है, लेकिन हम इसको अपने सिलेबस में कवर अप नहीं करेंगे फॉर ईच लूप को। लेकिन जो बाकी की 3 लूप्स हैं हम इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 देखेंगे कि इनमें किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम इसको जो है ना अपने आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इफ एल्स को, कि इफ एल्स क्या होते हैं। तो इफ एल्स आप लोगों को प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही है कि हम इनके हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो आईओस्ट्रीम डॉट एच हम सारा लिखते हैं, मेन का एक फंक्शन बनाते होते हैं, देन उसके अंदर कोड लिखते होते हैं। तो आज मैं आपको पहले इफ एल्स का एक जनरल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जनरल स्टेटमेंट अगर आप इफ एल्स की लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, इफ देन कंडीशन, उसके बाद इफ की ब्रैकेट्स और यहां इफ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक से एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और उसके बाद क्या होता है, एल्स का इस्तेमाल करते होते हैं, देन एल्स की स्टेटमेंट। तो जनरली अगर हम बात करें तो इफ एल्स का ये स्ट्रक्चर होता है, यहां तक इफ कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद ये एल्स कंप्लीट हो रहा है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इफ पे जैसे ही आएगा वो कंडीशन वेरीफाई करता होता है प्रोग्राम, ठीक है। कंडीशन वेरीफाई करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो प्रोग्राम अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली यहां से कहां आ जाता है, एल्स पर आ जाता है और एल्स को एग्जीक्यूट कर देता है। अब हम एक काम करते हैं कि एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं साथ ही ये कि प्रोग्राम में ये किस तरह से काम करता होता है।
अच्छा, ये मैं टर्बो सी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप डेव सी प्लस प्लस पर काम कर रहे हैं तो डॉट एच नहीं लगाएंगे साथ। मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने डेव सी प्लस प्लस पर आपको एक लेक्चर दिया था उसके अंदर ये बताया भी था कि अगर आप डेव सी प्लस प्लस पर काम कर रहे हैं तो आप डॉट एच नहीं लगाएंगे और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल भी लाजमी उसमें करेंगे, जबकि टर्बो सी में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप बोरलैंड पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और डॉट एच का इस्तेमाल आप वहाँ पे करेंगे। बोरलैंड या टर्बो सी दोनों में से आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें जिस पे आप फिजिबल हो, या डेव सी प्लस प्लस अगर इस्तेमाल करना है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, सिंपली दो नंबरों का कंपैरिजन करते हैं कि आपसे कहा जाता है अगर कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रॉम देम, ठीक है। तो हमें उसमें से मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है। तो हमने क्या करना है, यूजर से जब इनपुट लेनी है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेने के लिए अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, प्रोग्राम को ज़रा खूबसूरत बनाना है तो आप जो है ना इस तरह से इसको खूबसूरत बना लें कि पहले आप मैसेज प्रिंट करवा लें। अब इनपुट लेनी है तो साफ जाहिर सी बात है कि आप उसको किसी न किसी वेरिएबल में, किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर लाजमी करवाएंगे। अगर आप उसको स्टोर नहीं करवा रहे तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप दोबारा से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन पे हमने एक लास्ट लेक्चर रखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो पहले एक दफ़ा उसको सुन लें तो आपको क्लियर हो जाए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। दो नंबर्स हैं तो मैं दो ही वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ये मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और इनिशियलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। जो मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इनपुट फ्रॉम यूजर। तो जब यूजर से लेनी है तो देन मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा। अब हमने फर्स्ट नंबर इनके हमारा ए अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम इसमें इनपुट ले लेंगे। देन क्या करेंगे, सी आउट ENDL। ENDL का मतलब कि एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। आप इसको अलग से लिखना चाहते हैं अलग से, नहीं तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो डेव सी प्लस प्लस पर लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि आप इसी के आगे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से जो है ना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा आउटपुट में चेंज आता है। हमने वो भी लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि आउटपुट में किस किस्म का चेंज आता है। टर्बो सी पर अगर आप काम कर रहे हैं, सी प्लस पर, टर्बो सी प्लस प्लस पर, तो देन आपको आइडिया हो जाएगा कि आप प्रिंट कर इसे देखिएगा एंड लाइन के बगैर भी कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं और एंड लाइन के साथ भी, ठीक है। आज हम इसको एंड लाइन के साथ ही देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट का कि पहले यूजर से दो इनपुट्स लेनी थी, वो काम हमने यहाँ तक परफॉर्म कर लिया है। देखें ये फर्स्ट इनपुट है, ठीक है, और ये सेकंड इनपुट के लिए हमने, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सेक्शंस में तो आपको होप से मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या काम परफॉर्म किए हैं। अब यहाँ तक मैंने क्या किया है, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरीज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिनको हम बोलते हैं ये वो डिक्लेयर हो चुकी हैं यहाँ पे। उसके बाद इस सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मेन का फंक्शन डिक्लेयर किया है। ये मेन के फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई और मैंने साथ ही क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दी। उसके बाद ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट नंबर इनपुट लिया यूजर से और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड नंबर यूजर से इनपुट लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब जो सेकंड पार्ट है कि इन दोनों का कंपैरिजन करके हमने बताना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल
स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल स्टेटमेंट में से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग परफॉर्म हो रही है तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे कि इफ, ठीक है। अब क्योंकि इफ का जनरल सिंटैक्स क्या है कि इफ के बाद क्या होगा, कंडीशन लिखनी होगी, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन बी, कि अगर तो ए की वैल्यू जो हमने यूजर ने यहाँ पे एंटर की है वो बड़ी है किससे, बी से, देन क्या करे, सी आउट ए इज ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, जो भी मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहें आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो देन क्या हो जाएगा, एल्स अब यहाँ पे एक बात, आपने मैसेज जो प्रिंट करवाया है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर प्रिंट करवाया है। अब यूजर को जो इनके उसको देख रहा होगा, स्क्रीन पर व्यू कर रहा होगा, उसे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का पता है, उसे वेरिएबल का तो नहीं पता ना कि वेरिएबल भी कोई डिक्लेयर हुए हैं, ए और बी नाम से ही डिक्लेयर है। तो उस केस में क्या होगा, उसको कैसे समझ आई कि जी ए कौन सा नंबर है और बी कौन सा नंबर है। तो इसके लिए मैंने आप ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे ये लिखा है ताकि आपको मैं ये गलती बता सकूँ कि बच्चे अक्सर प्रोग्राम लिखने में ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे मैसेज कुछ प्रिंट करवा रहे होते हैं और यहाँ पे जो है कुछ और मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। तो कोशिश करें आपके मैसेजेस जो है ना वो सही तरह से प्रिंट हो ताकि यूजर को आपका प्रोग्राम समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखेंगे इस वक्त, फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि यूजर ने जो फर्स्ट नंबर एंटर किया उसको उसका पता है और जो सेकंड नंबर एंटर किया उसको उसका पता है, बाकी किसी चीज का नहीं पता, ए और बी का उसे नहीं पता, उसको प्रोग्राम तो नजर नहीं आ रहा होगा ना स्क्रीन पे। तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और ये इसकी ब्रैकेट भी क्लोज, ये इफ की ब्रैकेट क्लोज हो गई है और ये एल्स की ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब अगर आप गौर करें तो आपने फंक्शन की ब्रैकेट भी स्टार्ट किया लेकिन वो क्लोज नहीं हुई, विच मीन्स कि अभी हमने फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज करनी है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि गेट सी एच का फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि स्क्रीन को स्टेबल कर सकें। अगर हम गेट सी एच का फंक्शन यहाँ पर टर्बो सी पे अगर आप काम करने हैं और गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते, देन क्या होगा, स्क्रीन ब्लिंक होगी और क्लोज हो जाएगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो उसको इनके हम स्टेबल करने के लिए स्क्रीन को यहाँ पे क्या करते हैं, गेट सी एच, जैसे ही एल्स की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी उसके फौरन बाद हम गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मेन के फंक्शन की ये जो ब्रैकेट्स थी इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने साथ लाइंस भी लगा दी हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमने क्या काम परफॉर्म किया है। अब यहाँ तक जो पोर्शन है ये क्या है, इफ का पोर्शन है और ये एल्स का पोर्शन है और यहाँ पे हमने क्या है, गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम की आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मैं आउटपुट कैसे देखूंगा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब आपको यहाँ पे मैंने इसके प्रैक्टिकली देखें, इफ कंडीशन देन उसके बाद क्या है, उसकी स्टेटमेंट लिख दी और उसकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, और देन हमने एल्स लिखा और उसके बाद उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसकी स्टेटमेंट लिख दी और देन हमने क्या कर दिया, उस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद एक फंक्शन हमने इस्तेमाल किया। अब हम क्या करते हैं सॉरी, अब हम इसकी आउटपुट को स्क्रीन पर देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से नजर आएगी। अच्छा, मैं इसको ना आउटपुट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक रैम और दूसरा हमारे पास क्या है, आउटपुट। रैम क्या होगी हमारे पास, कि हमारे पास जो फिजिकल रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद होती है, उसके अंदर कैसे प्रोसेस चल रहा होगा मैं आपको वो भी दिखाता हूं। इनका भी हमारे दिमाग में प्रोग्राम, अब हम कंपाइलर हैं, कंप्यूटर नहीं है, अब हम कंप्यूटर हैं और हम अपने दिमाग में, हमारा ब्रेन कंप्यूटर, हम अपने दिमाग में प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। तो हम लाइन बाय लाइन इसको चलाकर भी देखेंगे कि ये लाइन बाय लाइन किस तरह से काम कर रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरो साथ साथ लगाता रहूंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम चलता होता है तो सबसे पहले वो कहां आता है, मेन के फंक्शन पे आता है। नंबर 1 सबसे पहला काम होगा, मेन का फंक्शन चेक करेगा, उसके साथ उसको पता चला है कि डेटा टाइप कौन सी है, वॉइड, विच मींस कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। तो अब आगे आएगा, जैसे ही वो आगे आएगा
सेकंड नंबर पे, तो इसकी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाते ही उसको पता चलेगा कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब वो रैम में जाएगा। रैम में जाके 2 वेरिएबल, एक ए के नाम से, दूसरा बी के नाम से वो डिक्लेयर करवा देगा। ये 2 वेरिएबल रैम में डिक्लेयर, इनको मेमोरी में जगह मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म होगा नंबर 3 पर, वो क्या होगा, ये स्टेटमेंट, वो जैसे यहाँ आएगा उसको मिलेगा सी आउट। सी आउट का मतलब ये है कि आईओस्टीम के अंदर इसका रेफरेंस मौजूद है, कि आईओस्टीम इसका, इनकी ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर इसका रेफरेंस मौजूद है। तो बेसिकली ये कमांड यहाँ पे इसका, और इसका मतलब इसको पता है कंपाइलर को कि क्या करना है, इसने कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। और मैसेज का सिंटैक्स क्या है कि सी आउट के बाद पहले इस तरह से ब्रैकेट्स लगी हुई हो, देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका मैसेज लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो एरर दे देगा, लेकिन अगर ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखा हुआ है, देन कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। और आगे क्या करेगा कंपाइलर, एक मैसेज प्रिंट करवा देगा, किस में, आउटपुट पे। रैम का काम यहाँ तक अभी फिलहाल हम रोक देते हैं, क्योंकि रैम फिलहाल इतना ही काम करेगी, बाकी काम जब आगे करती है तो हम इसको फर्दर दोबारा देखते हैं। अब आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में सबसे पहले अब क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मैसेज डबल कोट्स के अंदर आपने जैसे लिखा है, जिस तरह से लिखा है, जैसे अल्फाबेट्स में लिखा है, कंप्यूटर वैसा ही प्रिंट करवाएगा। माइंड में हम जब इसको चला रहे होते हैं तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि फर्स्ट का एफ भी कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। नंबर के बाद ये कॉलन लगाए हुए हैं, कॉलन यहाँ लगाना भूल जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप पेपर में कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि इनकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं और फिर आप लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं बाद में कि सर हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, लेकिन पेपर में हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, हम तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिख के आए थे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाते होते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वो इस लाइन पे आ जाएगा और 4th नंबर पे, और यहाँ पे आके देखेगा कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाना है। सी इन है, मतलब यूजर से इनपुट लेनी है और उसको स्टोर कहाँ करवा देना है, ए वेरिएबल के अंदर। अब यूजर से यहाँ पे आके कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। जब कंपाइलर पे आप चला रहे होंगे तो देन क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा छोटा सा, ठीक है। उसका मतलब यह है कि अब यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड है, इस लाइन पे वो आ चुका है और यूजर से इनपुट मांग रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ एंटर करना है। सपोज आप कर देते हैं 94 एंटर कर देते हैं। आपने जैसे 94 एंटर किया तो कर्सर इस वक्त यहां ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, कंपाइलर के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहां पे आएंगे 5th नंबर पे, सी आउट ENDL, एंड लाइन, ठीक है। एंड लाइन का मतलब क्या है कि अब उसने इस लाइन को खत्म कर देना है। खत्म करने का मतलब क्या है कि ये कर्सर अब यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। अब कर्सर यहां पे मौजूद है। उसके बाद यहां आएगा 6 नंबर पे, ठीक है, सी आउट एंटर 2nd नंबर। तो अब यहां पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एंटर 2nd नंबर। और फिर अगेन यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अब 2nd नंबर में इनपुट देनी है। अच्छा, इससे पहले दोबारा थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने 2nd वेरिएबल के वो वैल्यू दी है, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो उसी वक्त रैम में भी एक काम होगा। वो क्या होगा कि 94A में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रैम में साथ के साथ काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्राम आपने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया है तो देन जाके रैम में हो रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रैम में ही आपका पूरा प्रोग्राम बेसिकली चल रहा होता है। तो रैम में क्या स्टोर हो गया, 94 स्टोर हो गया ए के अंदर, जहां ए डिक्लेयर है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जो ये 2nd मैसेज पे प्रिंट हो गया। देन अब जब यहाँ पे आएंगे 7th पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या करना है, एक इनपुट लेनी है यूजर से और वो कहाँ पे स्टोर करवा देनी है, बी में स्टोर करवा देनी है। तो यूजर सपोज यहाँ पे एंटर कर देता है 52, ठीक है। 52 उसने जैसे ही एंटर किया तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे क्योंकि उसने हमने साथ में उसको बताया कि कहाँ स्टोर करवाना है, बी में, तो वो फौरन क्या करेगा, बी में भी 52 को स्टोर करवा देगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे जैसे ही कंपाइलर आएगा, आगे आते उसको मिलेगा एंड लाइन। तो एंड लाइन का मतलब कर्सर यहाँ से खत्म हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर। उससे आगे जैसे ही आएंगे 9th पोजीशन पर, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो क्या करेगा, ए और बी का कंपैरिजन करवाएगा। कंपैरिजन के लिए क्या करेगा, जैसे ही उसको ए मिला वो फौरन रैम में जाएगा, रैम में जाके देखेगा कि भी ए की कोई ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर है वहाँ,
उसको पता चलेगा जी बिल्कुल डिक्लेयर है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ से वो वैल्यू उठाएगा, 94 वैल्यू उठाएगा, और 94 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 94 वैल्यू किस में है, ए में है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको यहाँ से मिल जाएगी। देन क्या करेगा, बी में जाएगा, बी में जाके देखेगा कि वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है, वहाँ पे 52 है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या करेगा, वो वहां से ले आएगा और इनका कंपैरिजन करवाएगा। अब चेक करेगा कि 94 ग्रेटर देन है 52 से, यस। अगर तो यस है तो ऑब्वियस ही बात है कि 94 ग्रेटर है 52 से, तो देन वो क्या करेगा, अंदर आएगा, अंदर आके मैसेज का प्रिंट करवाएगा। अब इस जगह पे मैसेज जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि आगे डॉट भी मैंने लगाया है तो इसलिए यहाँ पे भी डॉट आएगा, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इनके इसकी बॉडी में ये आ चुका है, ठीक है। और बॉडी के अंदर आके उसने ये स्टेटमेंट जो है ना 11th पोजीशन में प्रिंट करवाई, और उसके बाद 12th पोजीशन पर ये क्या करेगा, इस बॉडी से बाहर निकल आएगा। जैसे ही अब ये इस बॉडी से बाहर निकलेगा तो यहाँ से अब ये सीधा कहाँ जाएगा, गेट सी एच के फंक्शन पर। अगर आपको ब्रैकेट से ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है तो मैं ये वाली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहां से इस पोजीशन से इसने क्या किया, फौरन कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा गेट सी एच पर, ठीक है। गेट सी एच पर आया, और गेट सी एच का मतलब क्या, स्क्रीन स्टेबल हो जाएगी। अब आपको स्क्रीन पर ये आउटपुट नजर आ जाएगी, और जैसे इसके बाद और कर्सर क्या होगा, यहीं पर ब्लिंक कर रहा होगा। अब जैसे आप एंटर प्रिंट प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो ब्लैक स्क्रीन पर आउटपुट नजर आ रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी, वो इनके दोबारा वापस प्रोग्राम पर आपको ले आएगा। सो ये था जो है ना इफ एल्स। हम अगर आप इसको दूसरे वे से सपोज अगर हम चेक कर लेते हैं कि इफ एग्जीक्यूट नहीं हुए, कि इफ ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई, अभी तो हमने देखा ना कि कंडीशन ट्रू हुई है। दूसरे वे से देख लेते हैं कि अगर इफ जो है हमारे पास वो फॉल्स हो जाता है देन क्या होगा। सो उस केस में हमारे पास हम यहाँ पे इनपुट्स को चेंज करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं वापस, कहाँ पर जहाँ यूजर से इनपुट्स लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको चलाते हैं, हम यहाँ पर आएंगे दोबारा, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, यहाँ दोबारा बस आएंगे हम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले मैसेज प्रिंट होगा क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद ए में इनपुट देनी है, तो ए में इनपुट अगर हम दे देते हैं, सपोज अब हम कुछ और इनपुट देते हैं, सपोज 20 दे रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट नंबर हमने क्या दे दिया 20, तो 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड पे आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और देन हम जो सेकंड इनपुट देंगे, इनपुट हम सपोज दे देते हैं सेकंड, क्योंकि हमने बड़ी रखनी है पहले से, क्योंकि अब हमने इसको कंडीशन क्या करना है, फॉल्स करना है। तो कंडीशन फॉल्स करनी है विच मीन्स कि हमें यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी पास करनी होगी। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे 40, तो बी में से इस पर क्या है, वैल्यू 40 है आपके पास। तो अब जब जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके वो क्या करेगा 20 एंड 40, तो यहाँ पे ये देखें कि बी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, ए से, विच मीन्स की कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, कंपाइलर जो है वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, कंपाइलर यहां से सीधा इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट कहां आएगा, एल्स पर जाएगा, ठीक है। तो 10th नंबर पे अब ये कहां आ गया है, एल्स पर आया है। और यहां पे आके इसने अब क्या करना है, इसके एल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। एल्स के अंदर जाके एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। एल्स की स्टेटमेंट क्या है, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये यहां से बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, गेट सी एच पर, ठीक है। गेट सी एच पर आएगा और आपके सामने स्क्रीन पर ये रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। सो अब हमने दोनों वे से देख लिया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो किस तरह से प्रोग्राम चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब किस तरह। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, विच मीन्स कि ये मेल की बॉडी से बाहर निकलेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोग इसको जो है ना खुद से भी प्रैक्टिस करें। आप लोगों का ये टास्क है कि आपने क्या करना है,
कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं और प्रोग्राम्स बनाकर मुझे आपने वो सेंड करने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने जो काम किया है वो सही किया या नहीं, आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिख देता हूँ, आप लोग ये प्रोग्राम नोट कर लेंगे और आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाकर इनकी स्क्रीनशॉट्स लेकर मुझे आपने सेंड करनी है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स आप लोगों ने बनाने हैं, दो मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक और मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। पहला प्रोग्राम क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से 3 इनपुट्स लेनी है, और सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिखना था, 3 इनपुट्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है। और उसमें से आपने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, और देन थर्ड नंबर पर कौन सी है, आपने ये प्रिंट करवाना है। सिमिलरली जैसे भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम किए, इफ एल्स के थ्रू ये काम करना है। और उसके बाद एक और प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या है, आपने वीकडे यूज़र से इनपुट लेनी है और यूज़र जो भी इनपुट देगा उस इनपुट के बिहाफ पे आपने बताना है कि आज कौन सा वीकडे है। लाइक अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो आपने प्रिंट करवा देना है कि आज संडे है, ठीक है। लेकिन अगर वो 7 प्रेस करता है और उसके बाद आपकी आउटपुट जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि आज सैटरडे है, तो आपने दो ये प्रोग्राम है। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपने मंथ ऑफ अ ईयर कैलकुलेट करवाना है यूज़र की इनपुट की बेस पर कि जो अब इनकी करंट इनपुट उसने दी है उसके बिहाइंड जो मंथ बनता है वो कौन सा बनता है। लाइक 1 है तो जनवरी और 12 है तो दिसंबर, ठीक है। होप सो आप ये असाइनमेंट अच्छे तरीके से करेंगे और आप लोगों के लिए डेडलाइन जो है वो इसी वीक की है कि कोशिश कीजिएगा कि मंडे तक जो है ना मुझे ये असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।